अथ पाताधिकारः। श्लोक 1। यदि सूर्य और चंद्र एक ही अयन में गए हों, दोनों का योग 12 राशि हो तथा इनकी स्पष्ट क्रांति समान हो तो वैधृत संज्ञक पात होता है। श्लोक 2। जब सूर्य और चंद्र का अयन परस्पर विपरीत हो, दोनों का योग 6 राशि हो तथा दोनों की क्रांति समान हो, तब व्यतिपात संज्ञक पात होता है। श्लोक 3। क्रांति साम्यकालिक सूर्य और चंद्र के किरणों के संपर्क से तथा परस्पर दृष्टियों के क्रोध से उत्पन्न अग्नि जो प्रवह वायु के वेग से आहत होकर प्रज्वलित होती है, वह लोक के लिए अशुभ फलदायक होती है। श्लोक 4। क्रांति साम्यकालिक यह पात रूप अग्नि बार बार लोक के मंगलों का नाश करती है, इसलिए यह व्यतिपात संज्ञक पात प्रसिद्ध है। यही व्यतिपात संज्ञक अग्नि नाम भेद से वैधृतिपात संज्ञक होती है। श्लोक 5। कृष्ण वर्ण वाला, कठोर एवं भयंकर शरीर वाला, लाल नेत्रों से युक्त, विशाल उदर वाला, सबका अनिष्ट करने वाला भयानक वह अग्निपुरुष रूपी पात बार बार उत्पन्न होता है। प्राय 1 मास में 2 बार पात की स्थिति आती है। श्लोक 6। दृक्तुल्य अर्थात अयनांशों से संस्कृत सूर्य और चंद्र का योग 12 राशि या 6 राशि के तुल्य होने पर उनकी क्रांति का साधन करना चाहिए। अर्थात सायन सूर्य द्वारा क्रांति तथा सायन चंद्रमा द्वारा शर संस्कृत स्पष्ट क्रांति का साधन करना चाहिए। श्लोक 7-8। विषम पद में स्थित चंद्र की शर संस्कृत क्रांति अर्थात स्पष्ट क्रांति यदि सूर्य की क्रांति से अधिक हो तो गतपाद तथा ऊन हो तो गम्यपाद होता है। संपद में चंद्रमा हो तो इससे विपरीत अर्थात सूर्य की क्रांति से चंद्र की क्रांति यदि न्यून हो तो गतपाद, अधिक हो तो गम्यपाद होता है। भिन्न दिशा के शर में चंद्र क्रांति घट जाने पर चंद्रमा का पद भिन्न होता है। श्लोक 9-11। सूर्य और चंद्रमा की क्रांतिज्या को पृथक पृथक त्रिज्या से गुणा कर दोनों से परम क्रांतिज्या का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो, उनके चापों के अंतर को अथवा अंतर के आधे को गत गम्य पातों के अनुसार चंद्रमा में हीन युक्त करने से अभिष्ट चंद्रमा होता है। इस चंद्र संबंधी फल चापांतर या चापार्धरांध को सूर्य की गति से गुणा कर चंद्र की गति का भाग देने से प्राप्त लब्धि को सूर्य में चंद्रमा की तरह युतहीन करने से सूर्य होता है। ऐसे ही चंद्र संबंधी फल को चंद्रपात की गति से गुणा कर चंद्र गति का भाग देने से जो फल आवे उसका पात में विलोम संस्कार अर्थात चंद्रमा में धन किया हो तो पात में ऋण और हीन किया हो तो युत करने से चंद्रपात होता है। इस प्रकार से साधन किए हुए सूर्य की क्रांति और पात संस्कृत चंद्र की स्पष्ट क्रांति अतुल्य हो तो फिर पूर्ववत साधन किए हुए चापांतर से संस्कृत सूर्य और चंद्र की क्रांति का साधन करना चाहिए। फिर भी यदि क्रांति अतुल्य हो तो जब तक क्रांति समान न हो जाए तब तक अस्कृत यही क्रिया बार बार करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की क्रांति समान होगी। श्लोक 12। सूर्य और चंद्र की स्पष्ट क्रांति समान होने पर स्पष्ट पात अर्थात पात का मध्यकाल स्पष्ट होता है। स्पष्ट पात संबंधी चंद्रमा अपने आसन्न अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा से हीन हो तो उस अर्धरात्रि काल से पातकाल गत तथा अधिक हो तो पातकाल गम्य होता है। श्लोक 13। स्थिरीकृत चंद्र अर्थात स्पष्ट क्रांति साम्यकालिक चंद्र और अर्धरात्रिकालिक चंद्र की अंतर कला को 60 से गुणा कर गुणनफल में अर्धरात्रिकालिक चंद्रगति का भाग देने से प्राप्त लब्धि तुल्य घटिका अर्धरात्रि काल से पातकाल की गतगम्य घटिका होती है। श्लोक 14। सूर्य और चंद्र की चंद्र ग्रहणाधिकारोक्त प्रकार से बिंबमान कला का साधन कर दोनों के योग के आधे मान योग दल को 60 से गुणा कर गुणनफल में सूर्य और चंद्र की गत्यंतर का भाग देने से लब्धि स्त्यार्ध घटिका होती है। श्लोक 15। पूर्वोक्त स्त्री कृतार्ध रातेन 2 इत्यादि प्रकार से साधित स्पष्ट पातकाल ही पात का मध्यकाल कहा गया है। इसमें स्त्यार्ध घटिका घटाने से पात का आरंभ काल
तथा जोड़ने से पात का अंतकाल अर्थात निवृत्ति काल होता है। श्लोक 16-17। पात के आरंभ और अंत के मध्य का काल अत्यंत दारुण काल होता है। यह काल अत्यंत कठिन और संपूर्ण शुभ कार्यों में निंदित है। इसका स्वरूप दैदीप्यमान अग्नि के तुल्य है, इसलिए इसमें किए हुए संपूर्ण कर्म जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। अतः इस काल में कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्र के बिंबों के किसी एक प्रदेश की क्रांति जितने काल तक तुल्य रहती है, उतने काल तक संपूर्ण शुभ कर्मों के नाश करने वाले पात की स्थिति रहती है। श्लोक 18। उस पात काल में स्नान, दान, जप, श्राद्ध एवं अभीष्ट देवता की आराधना और होम आदि धर्म क्रिया करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। उस काल के जानने वाले ज्योतिषी को स्नान, दान आदि के तुल्य पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक 19। विश्वव्रत की सन्निधि में अर्थात गोल संधि के आसन्न में सूर्य और चंद्र की क्रांति समान हो तो व्यतिपात वैधृति वैध्य द्वयात्मक पात 2 बार होगा। चंद्र की अयन संधि के निकट यदि सूर्य की क्रांति से चंद्र की क्रांति न्यून हो तो पात का अभाव होता है। श्लोक 20। अयनांश संस्कृत सूर्य और चंद्रमा के योग की कला में 800 का भाग देने से लब्धि सप्तदशांत 16 से अधिक तथा 17 से अल्प हो तो एक अन्य तीसरा व्यतिपात होता है। क्रांति साम्य रूप जो व्यतिपात और वैधृति ये 2 पात कहे गए हैं, उससे भिन्न तीसरा व्यतिपात नामक योग है। यह भी संपूर्ण शुभ कर्मों में निषिद्ध है। 26वें योग से आगे 27वां वैधृति नामक योग भी संपूर्ण शुभ कर्मों में निषिद्ध है। यह भी पांचंगस्थ वैधृति योग एवं पूर्वोक्त वैधृत से भिन्न है। श्लोक 21। आश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण को भसंधी कहते हैं। इसमें अग्रिम नक्षत्रों मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्रों के प्रथम चरण को गणांत कहते हैं। श्लोक 22। व्यतिपात्रय, वैधृतित्रय, गंडांत्रय और भसंधित्रय ये सब घोर अर्थात अशुभ हैं, अतः ये चारों घोर संज्ञक संपूर्ण शुभ कर्मों में वर्जित हैं। श्लोक 23। हे मयासुर, यह सब कुछ परम पवित्र ग्रह नक्षत्रादिकों का रहस्यमय महान चरित्र तुम्हारे लिए मैंने कहा। अब इससे अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हो? इति पाताधिकार समाप्तः।